नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करें यानी हाल ही में HSSC के द्वारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो पेपर लिए गए थे यानी ड्राइंग टीचर का जो पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैंने बार बार आप सभी बच्चों को बताता रहा हूं भी उन पेपरों के अंदर जितने भी जो क्वेश्चन आए थे यानी हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा के क्वेश्चन और इंडिया के क्वेश्चन है तो 20 में से 22 क्वेश्चन जो आपको यानी 20 से 22 क्वेश्चन है आपको मैंने जैसे प्रीवियस जो पेपर करवाए थे प्रीवियस पेपर की जो आपको पीडीएफें उपलब्ध करवाई थी उन पीडीएफों से ही क्या है वो आपके क्वेश्चन उभरे हुए अभी। ठीक है भी, यानी दो पेपर लिए थे आर्ट एंड क्राफ्ट के HSSC ने और दोनों पेपरों के अंदर 20 से लेके 22 क्वेश्चन उन्हीं पीडीएफों में से डायरेक्ट उठे हुए हैं। क्या है, डायरेक्ट उठे हुए हैं। तो आप उन पीडीएफों का भी अध्ययन करो, परंतु अब तो उन पीडीएफों की आपको जल्दी क्या मिलने वाली है कि बुक मिलने वाली है। ऐसी बुक मिलेगी जिस बुक के अंदर आपको हरियाणा भी क्लियर मिलेंगे, हरियाणा के क्वेश्चन भी मिलेंगे और हरियाणा के साथ साथ आपको इंडिया की जानकारी भी विस्तृत रूप से उसके अंदर मिलेगी भी। बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी मेहनत की है ब्रिजपाल सर ने उस किताब को लिखने के लिए। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं उन्हीं आर्ट एंड क्राफ्ट के पेपरों में से एक पेपर के बारे में। विस्तृत जानकारी दूंगा, आपको बताऊंगा भी किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके उठे हैं और किस किस तरीके के आगे क्वेश्चन उठने की वहां से संभावनाएं हैं, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, यानी लखनऊ में उपयोग की जाने वाली कढ़ाई खालिस्तान है। लखनऊ का जैसे जिक्र किया है, मैंने कई बार आपको बताया था भी लखनऊ का जैसे जिक्र किया है लखनऊ, तो लखनऊ में उपयोग की जाने वाली कढ़ाई खालिस्तान है। तो चिकनकारी भी क्या है, आपको मैंने जैसे चिकनकारी ठीक है भी, चिकनकारी है ये क्या है आपकी चिकनकारी कढ़ाई है भी, चिकनकारी काम है। कई बार मैंने जैसे भी लखनऊ का नाम आया तो मैंने आपको बताया है भी लखनऊ को चिकन सिटी के नाम से जाना जाता है, याद करना चिकन सिटी। चिकन सिटी क्यों कहा जाता है, चिकारी कला काम के कारण जाता है, चिकनकारी काम के कारण यानी चिकनकारी कला के कारण इसको चिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको, लखनऊ को। जैसे मैंने कई बार इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया है, यदा कदा करता ही रहता हूं। जैसे मैंने कहीं भी आया हो, जैसे अवध, इसका प्राचीन नाम क्या था, अवध जैसे है, तो अवध में बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तभी मैंने बताया था लखनऊ के बारे में भी लखनऊ को चिकन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, चिकनकारी काम के लिए भी जाना जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपका उठा हुआ था। तो लखनऊ जो है आपका किस नदी के किनारे है आपका स्थित है, ये गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती, जिसको प्राचीन काल में गोमल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, गोमल के नाम से जाना जाता था गोमती को। खास करके आर्मी की जितनी भी भर्तियां होती है उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है भी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, जिसको प्राचीन काल में गोमल कहा जाता था। लखनऊ को किस नाम से जाना जाता था, अवध के नाम से। और अवध का जैसे जिक्र करते हैं तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इसके अलावा लखनऊ को जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, यह भी बहुत बार रिपीट हुआ है। यानी नवाबों का शहर किसे कहा जाता है भारत में, तो लखनऊ को कहा जाता है। नजाकत फराकत का शहर भी इसी कारण, चिकनकारी के कारण इसको नजाकत फराकत का शहर भी कहा जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा भी कहां पर आपका, लखनऊ के अंदर। ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमेशा परीक्षाओं के अंदर आपसे बार बार क्या है पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। खास करके HSSC में भी इसको पूछा गया है। इसके अलावा SSSC में, रेलवे में, PCS की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में तो प्रचुर मात्रा में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है भी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। मधुबनी का जैसे जिक्र किया है भी, मधुबनी ये मधुबनी लोक चित्रकला है। क्या है, एक लोक चित्रकला है। तो ये किस राज्य में है भी, तो मधुबनी आपको ध्यान होना चाहिए, बिहार भी किस राज्य में है, ये बिहार का जैसे जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना, दिमाग में बिठा लेना इस क्वेश्चन को, हमेशा आपको मिलेगा ये क्वेश्चन।
ठीक है। तो मधुबनी जो आपकी है वो किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये बिहार की है। अब एक आता है बनी ठनी भी। क्या आता है? बनी ठनी का जैसे जिक्र करते हैं, बनी ठनी का, यानी बनी ठनी जो आपकी है, बनी ठनी। बनी ठनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? बनी ठनी का जैसे जिक्र करते हैं तो बनी ठनी जो आपकी रहेगी राजस्थान की भी। कहां रहेगी आपकी? राजस्थान की। ठीक है भी। राजस्थान में खासकर किशनगढ़ शैली का हम जिक्र करते हैं ना, किशनगढ़ शैली। क्या है? किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली की है ये, किशनगढ़ शैली का एक भाग है बनी ठनी जो जिक्र करते हैं। बनी ठनी का मतलब क्या होता है? सजी धजी। क्या होता है? सजी धजी भी। ठीक है, सजी धजी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। बनी ठनी का मतलब नहीं कहते ना बनी ठनी फिर रही है, बनी ठनी मतलब क्या होता है? सजी धजी होता है भी। ठीक है। और खास करके मोनालिसा का जैसे हम जिक्र करते हैं, लियोनार्डो दा विंसी के एक मतलब अद्वितीय कृति है मोनालिसा। यानी मोनालिसा किसकी कृति है? आपको ध्यान होना चाहिए, लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। एक विश्व की सबसे अच्छी चित्रकारी के रूप में, अच्छे चित्र के रूप में उसको जाना जाता है मोनालिसा को। भारत की मोनालिसा कहा जाता है भी, यानी भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? भारत की मोनालिसा, मोनालिसा। तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अब बनी ठनी जो है ये किसकी रचना है भी, किसकी कृति है? निहाल चंद की भी। किसकी कृति है? निहाल है चंद की भी। ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का लियोनार्डो विंसी किसे कहा जाता है तो निहाल चंद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों? निहाल चंद की जो रचना है वो बनी ठनी है, कृति जो बनी ठनी है। और बनी ठनी को ही भारत का क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? मोनालिसा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बनी ठनी किस राज्य से संबंध रखती है? राजस्थान से। किस चित्र शैली से संबंधित है? किस चित्रकला से संबंधित है? तो आपको क्लियर होना चाहिए किशनगढ़ शैली से भी, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आप दिमाग के अंदर बिठाई लेना भी। बनी ठनी और मधुबनी, आप एग्जाम जैसे जैसे आप एग्जाम देगो, आपको किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी विश्व की सबसे ऊंची, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था भी और करवाया भी था हमने, विस्तृत जानकारी भी आपको इसके बारे में दी हुई थी भी। यानी विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू का जैसे जिक्र किया है, बहुत बार इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी, बताया था। यदा कदा आते ही रहते हैं क्वेश्चन, विस्तृत करते ही रहते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू का जैसे जिक्र किया है, विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू, क्या है? स्टेच्यू। ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू जो है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है भी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है भी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जैसे जिक्र करते हैं तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो आपकी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू है। और कहां पर है जैसे जिक्र करते हैं? ये भारत में है भी। कहां पर है ये भी? भारत में, आपको ध्यान होना चाहिए। और भारत में जिक्र करें तो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में भी, गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में है। और किस नदी का जैसे जिक्र करते हैं तो नर्मदा नदी भी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती और अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, एस्चुरियन बनाती है। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। नहीं, हम चर्चा कर रहे थे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। किस राज्य के अंदर है? गुजरात। अब कई बार पूछा गया भी इसकी ऊंचाई है तो कितनी है? 182 मीटर। 182 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की भी। किसको समर्पित है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी। किसको समर्पित है? तो समर्पित जो है ये, यानी 182 मीटर 597 फुट, दोनों ही आ सकते हैं भी। 182 मीटर या फिर 597 फुट क्या है इसकी ऊंचाई है। किसको समर्पित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी। सरदार वल्लभ भाई
पटेल को भी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है, ये समर्पित है। आपको बार बार मैंने बताया भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 1875 में, मृत्यु हुई थी 1950 में। मृत्यु कब हुई थी? 1950 में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री अगर कोई रहे हैं तो कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अखंड भारत बनाने में सर्वाधिक भूमिका, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी, वो किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई को समर्पित क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो विश्व का सबसे ऊंची स्टैच्यू, यानी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर ऊंची है। फुट का जिक्र करें तो 597 फुट ऊंची क्या है ये स्टैच्यू, ठीक है। ये चीज आप क्लियर किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन जो किया गया था, यानी अगर आपसे पूछे भी इसका उद्घाटन जनता को समर्पित कब कर दिया गया था? उद्घाटन का जैसे जिक्र करते, उद्घाटन इसका हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को भी। वर्तमान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है, ये जनता को समर्पित कर दिया था, उद्घाटन किया था, ठीक है भी। अगर आपसे पूछे भी इसकी नींव निर्माण कार्य कब शुरू किया था, शिलान्यास कब किया गया था, तो 2013 में भी। कब? 2013 अक्टूबर 2013 में इसका शिलान्यास किया गया था। और उद्घाटन जो किया था 31 अक्टूबर 2018 को भी, 31 अक्टूबर 2018 को। इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था भी। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इस तरीके की क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज आप क्लियर करो। अब देखो, ये जो मैंने ऊंचाई आपको बताई है ना, 182 मीटर का जैसे जिक्र किया है, अगर आधार सहित का जिक्र करें भी, नीचे आधार से लेके अगर हम जिक्र करें इसकी ऊंचाई का, तो 240 मीटर है भी। यानी आधार सहित अगर आपसे पूछे, वैसे तो क्वेश्चन तो आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, हो सकता है 182 नहीं दिया हो, 240 मीटर दिया हो, तो 240 मीटर जो इसकी ऊंचाई है वो आधार सहित है, नीचे से लेके है इसकी आधार सहित या नींव सहित लेके अगर हम चले तो 240 मीटर है, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बार बार ये क्वेश्चन आपका क्या है, पूछा जाता है भी, बार बार क्या है आपका ये क्वेश्चन है पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीट होता है भी, खास करके पेंटिंग से संबंधित कम पूछा जाता है। खास ये आर्ट एंड क्राफ्ट का जो पेपर है तो पेंटिंग से संबंधित डाल दिया ये क्वेश्चन है, परंतु मंदिर के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जिक्र किया है, तंजौर पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तंजौर पेंटिंग का जैसे जिक्र किया है भी, तंजौर पेंटिंग भी, तंजौर पेंटिंग, तो तंजौर पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के किस राज्य से संबंधित है? अब दिया है, क्या दिया है? तमिलनाडु दिया है, तमिलनाडु का जैसे जिक्र किया है। उसके बाद में जैसे जिक्र किया है बिहार का जिक्र किया है, राजस्थान का जैसे जिक्र किया है। इनमें से आपको बताना है भी किस राज्य की, तो तमिलनाडु। तंजौर जो आपका है वो किस राज्य के अंदर है? तंजौर आपका तमिलनाडु में है। बिहार का जिक्र करोगे मधुबनी है, और राजस्थान का जिक्र करोगे तो बनी ठनी या किशनगढ़ शैली का जैसे हम जिक्र करते हैं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो तंजौर पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये आपकी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, और दक्षिणी भारतीय चित्रकला से संबंधित है। जिक्र करें दक्षिणी भारतीय चित्रकला भी क्या है, दक्षिणी भारतीय चित्र कला से क्या है ये आपकी संबंधित है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तंजौर पेंटिंग, तंजौर मंदिर भी है। तंजौर में कौन सा मंदिर है? वृद्धेश्वर मंदिर है भी, वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है आपका कौन सा? तंजौर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर भी कई जगह आता है आपका, किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहां पर? तंजौर के अंदर। या फिर राज राजेश्वर मंदिर भी आपका आता है, राज राजेश्वर मंदिर। तो आपको क्लियर करना है, बृहदेश्वर मंदिर और राज राजेश्वर मंदिर एक ही है। भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में हम जिक्र करें तो तंजौर, ठीक है भी। कहां पर जिक्र करोगे आप? तंजौर। कभी भी जाना हो तो आप चेन्नई जाओगे, और चेन्नई से कहां जाओगे आप? तंजौर जाओगे, वृद्धेश्वर राज राजेश्वर मंदिर देखने के लिए। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वृद्धेश्वर मंदिर का जिसे मैंने जिक्र किया था, विश्व का एकमात्र मंदिर है, विश्व का एकमात्र मंदिर है
जिसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट से हुआ है, ग्रेनाइट। ठीक है भी, यानी विश्व का एकमात्र मंदिर है वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट से हुआ है। भी किससे हुआ है? ग्रेनाइट। दक्षिणी भारत के मंदिरों का जब हम अध्ययन करते हैं, दक्षिणी भारत के मंदिरों की चित्रकला देखते हैं, कलाकारी देखते हैं, तो उसके आगे उत्तर भारत का चाहे ताजमहल का जैसे जिक्र करें, चलो अपनी अपनी जगह सब सही है, परंतु दक्षिणी भारत की जो कलाकारी नक्काशी देखने योग्य है। भी क्या है? देखने योग्य है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्लियर होना चाहिए तंजौर पेंटिंग से संबंधित जो आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, भी ये बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जैसे जिक्र किया है। भी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष। कई बार अब देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में तो बच्चों को ध्यान होगा, परंतु अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जब हम जिक्र करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी, ठीक है भी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो बनाया जाता है। अब ऑप्शन क्या दिए हैं, मैं ऑप्शन आपको देता हूं, सभी बच्चों को क्लियर भी होना चाहिए इस चीज के बारे में। यानी 12 अगस्त का जिक्र किया है, 12 अगस्त। नंबर 2 1 दिसंबर, 1 दिसंबर है। नंबर 3 लिखोगे 15 जुलाई, क्या लिखोगे आप? 15 जुलाई है। और नंबर 4 आप क्या लिखोगे? 20 नवंबर है। भी क्या है? 20 नवंबर। ठीक है भी। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो बनाया जाता है वो हर साल 12 अगस्त को बनाया जाता है। भी कब बनाया जाता है? हर साल है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस का अगर हम जिक्र करें, भी राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है, युवा दिवस बनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। भी कब बनाया जाता है? 12 जनवरी। किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद जी को। भी स्वामी विवेकानंद जी को भी। ठीक है भी, क्योंकि युवाओं के आदर्श जो है वो स्वामी विवेकानंद है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय दिवस के रूप में। अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अगर आपसे पूछें, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं तो हम हर साल 12 अगस्त को। भी क्या है? 12 अगस्त। अगर आपसे पूछ ले भी कब से बना रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से 12 अगस्त को, तो 2000 से बना रहे हैं। भी कब से बना रहे हैं? 2000 से हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बना रहे हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त को, यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट ये भी जानकारी हो इस चीज के बारे में, जैसे जिक्र करते हैं, एक मैंने 2000 से बना रहे हैं और 1950 में यूएनओ का जैसे जिक्र करते हैं तो उसने युवा वर्ष भी घोषित किया था। 1985 का जैसे जिक्र करते हैं, यूएनओ जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हमें जिक्र करते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को जो स्थापित हुआ था। हर साल कोई ना कोई ने एक ईयर घोषित करता है, किसी को समर्पित एक वर्ष घोषित करता है। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, यानी 1 दिसंबर है तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, विश्व एड्स दिवस। भी विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब बनाते हैं? हम हर साल 1 दिसंबर को बनाते हैं। मेरे कहने का आप सभी बच्चों को ध्येय है, यानी ये आपने क्वेश्चन पढ़ा है, इसका ये आंसर पढ़ के इसको स्किप नहीं करना है, आपको स्किप नहीं करना, आपको आगे मत जाना है, इसका एनालिसिस करो आप, क्या चीज है, इससे संबंधित हो सकता है, यहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ ले भी। तो 1 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? विश्व एड्स दिवस बनाते हैं। एड्स मींस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का जैसे हम जिक्र करते हैं। भी एलिजा नामक इसके लिए क्या होता है? एड्स से संबंधित एक टेस्ट होता है, एलिजा का पता होना चाहिए सारी की सारी जानकारी। एड्स का जैसे जिक्र करते हैं, एलिजा क्या होता है, इसके लिए एक टेस्ट होता है। ठीक है, एलिजा और एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी होता है, ये फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। भी एचआईवी मींस क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। मैंने बार बार आप सभी बच्चों को कहा है, भी एड्स से आज तक कोई व्यक्ति नहीं मरा है, परंतु एचआईवी जो है ये हमारे इम्यूनो सिस्टम को खराब कर देता है। इम्यूनो सिस्टम को खराब होने के बाद में, इम्यूनो सिस्टम खराब होने के बाद में हम किसी भी छोटी सी बीमारी से ग्रसित होकर भी मर जाते हैं। और विश्व में मैंने एड्स नगरी आपको बताया है, विश्व में एड्स नगरी कहा जाता है युगांडा की राजधानी कंपाला को। भी युगांडा की राजधानी
कम पाला। ठीक है भी, तो ये चीज आप क्लियर करो। 15 जुलाई का जैसे आ गया, अब 15 जुलाई को भी आपको ध्यान होना चाहिए, विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जुलाई किस लिए मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 नवंबर का जैसे जिक्र करते हैं, 20 नवंबर को पहले क्या मनाया जाता था? बाल दिवस मनाया जाता था। अब तो देखो भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है ना, 14 नवंबर को। परंतु 14 नवंबर से पहले भारत में जब बाल दिवस मनाया जाता था वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 20 नवंबर को बनाया जाता था। बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया भी क्यों न पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाए। ठीक है भी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, 1800, तो उन्हीं के जन्मदिन को हम फिर क्या बनाने लगे थे? बाल दिवस के रूप में बनाने लगे थे। तो ऐसे आप क्या है, एनालिसिस किया करो भी पेपर का, पूरी आपको डीप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका भी। नेक्स्ट सैकड़ों बार ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, यानी दास कैपिटल का जैसे जिक्र किया है भी, दास कैपिटल जो है, दास कैपिटल किसकी रचना है? अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये पुस्तक क्या है? ख्याति प्राप्त है भी। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये क्या है? ख्याति प्राप्त है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की भी, कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल का जैसे जिक्र किया है, दास कैपिटल है, दास कैपिटल किसकी रचना है भी? दास कैपिटल, दास कैपिटल का जैसे जिक्र करते हैं तो कार्ल मार्क्स की भी। किसकी है? कार्ल, इंपोर्टेंट है, कार्ल मार्क्स भी। ठीक है भी, क्लियर होना चाहिए। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मदर का जैसे जिक्र करते हैं, मैक्सिमम गोर्की की है, मीन के मेरा संघर्ष है, किसी हिटलर का जैसे जिक्र करते हैं। इसी तरीके से दास कैपिटल का अगर हम जिक्र करें तो कार्ल मार्क्स की ये पुस्तकें तो आपसे क्या है, बार बार पूछी जाती है भी। ठीक है भी, तो दास कैपिटल जो किसकी रचना है वो कार्ल मार्क्स की है भी। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है। ये चीज आपको क्लियर। अब कार्ल मार्क्स भी अगर आपसे पूछ ले कहां के विद्वान थे? जर्मन विद्वान थे भी, यानी जर्मनी के थे भी, जर्मन विद्वान थे। जर्मन इतिहासकार का जैसे जिक्र करते हैं, अर्थशास्त्री का जिक्र करते हैं, समाजशास्त्री का जिक्र करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत देने वाले, राजनीतिक सिद्धांत देने वाले भी, यानी कई है इनके नाम। जैसे एक बड़ी फेरहिस्ती है इसके नाम भी। लियोनार्डो दा विंसी का जिसे मैंने जिक्र किया था, मैंने बताया था ना मोनालिसा, मैं जिक्र करूंगा इसी के साथ है। यानी ऐसे ब्रिलियंट पर्सन होते हैं ये लोग, इनके अंदर क्या होती है? तरह तरह की ख्यातियां प्राप्त होती है भी। अब देखो ये एक समाजशास्त्री भी है, अर्थशास्त्री का भी जैसे जिक्र करते हैं, और राजनीति के बारे में भी, एक राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी इनको जाना जाता है, कार्ल मार्क्स को भी। इनकी पुस्तक क्या है? दास कैपिटल है। दार्शनिक के रूप, फिलोसफर के रूप में भी इनको जाना जाता है। किसके रूप में? फिलोसफर के रूप में भी इनको जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी है भी ये, वैज्ञानिक समाजवाद भी क्या है? समाजवाद। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी है, प्रणेता भी है ये कार्ल मार्क्स भी। क्या है? कार्ल मार्क्स। इनकी जो रचना कौन सी है वो दास कैपिटल है। कब प्रकाशित हुई थी? आपको ध्यान होना चाहिए, 1867 में। कब प्रकाशित हुई थी ये? 1867 में प्रकाशित हुई थी। यहूदी थे, बाद में इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म। यहूदियों के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं, यहूदी दुनिया में 3% जाने जाते हैं, भी 3% है, परंतु दुनिया में जितनी अचीवमेंट करी है, जितने अन्वेषण हुए, जितनी जो खोजबीन की है, उन खोज में सर्वाधिक जो योगदान है वो यहूदियों का है भी। ठीक है, ऐसे पढ़ा करो भी इन चीजों के बारे में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। वैज्ञानिक समाजवाद के लेखक भी है, यानी जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी भी इनकी रचना है भी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। हो सकता है दास कैपिटल ना दे आपको, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी भी पूछे तो द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी भी किसकी रचना है? वो भी कार्ल मार्क्स की रचना है भी। मेन कैप आपसे बहुत बार पूछा जाता है, हिटलर की है भी। मेन कैप यानी मेरा संघर्ष किसकी रचना है? वो हिटलर की है। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए थे। मुसोलिनी, ये इटली से संबंधित है भी। मुसोलिनी कहां से संबंधित है? इटली के एक नेता के रूप में इनको जाना जाता है। एक शेक्सपियर भी ऑप्शन दिया हुआ है।
शेक्सपियर आपको ध्यान होना चाहिए एक पोइट है, अंग्रेजी के एक लेखक है भी, अंग्रेजी की क्या एक लेखक है। शेक्सपियर का जैसे जिक्र करते हैं, खासकर शेक्सपियर सोनेट का जब हम जिक्र करते हैं, शेक्सपियर है सोनेट, सोनेट मींस क्या है, 14 लाइनों की क्या होती है, पोइम होती है। तो एक नाटककार के रूप में भी जाना जाता है विलियम शेक्सपियर को, ठीक है भी। खास करके मैकबेथ जो है रचना है वो किसके, विलियम शेक्सपियर की भी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन बार बार आपको थोड़े बताए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के लिए निम्न में से किस गठबंधन ने सरकार बनाई है। अब 17वीं लोकसभा का जैसे जिक्र किया है, 17वीं लोकसभा के लिए किसने लोकसभा 17वीं लोकसभा के लिए निम्न में से किस गठबंधन ने सरकार बनाई है, ठीक है भी। तो आपको ध्यान में ऑप्शन दिया है, जैसे यूपीए दिया है इन्होंने और एक एनडीए दिया है। गठबंधन का जैसे जिक्र किया भी गठबंधन, तो आपको ज्ञात होना चाहिए एनडीए आएगा भी, क्या आएगा, क्योंकि 16वीं और 17वीं जो लोकसभा है गठन जो हुआ है इनका किस दल का हुआ, वो एनडीए। अब देखो बच्चों के मन में याद आ रहा होगा बीजेपी, क्या है बीजेपी, यानी केंद्र में सरकार तो बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 303 सीटें इन्होंने ली थी। और परंतु बीजेपी का क्या है, गठबंधन है। यूपीए मतलब क्या होता है, जैसे जिक्र करते हैं यूपीए भी है एक कांग्रेस के घटक दल है, कांग्रेस जो पार्टी है और कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले जो घटक दल है उनको किस नाम से जाना जाता है, हम यूपीए के नाम से जानते हैं। और बीजेपी पार्टी के जितने भी घटक दल है, जितनी भी पार्टियां उसको सपोर्ट करती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एनडीए के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एनडीए। तो 16वीं और 17वीं लोकसभा में जो गठन हुआ है सरकार का वो एनडीए के अंतर्गत भी, ठीक है भी। क्या लिखोगे आप, एनडीए, और एनडीए के अंदर ही बीजेपी है, और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो सारे के सारे पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां हैं, उनको संयुक्त रूप से हम किस नाम से जानते हैं, उनको संयुक्त रूप से हम एनडीए के नाम से जानते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी क्या है, नेशनल अब ये एनडीए भी कई चीज होती है भी, ये चीज क्लियर किया करो, मैंने बहुत बार आपको बताया भी। एनडीए अगर आपसे पूछे, मैंने आज आपसे चर्चा की भी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जैसे जिक्र किया, हो सकता है आपसे क्वेश्चन दे दें भी एनडीए की फुल फॉर्म आप बताओ, और वहां पर मैं जो बता रहा हूं वो बात हो ही ना, क्योंकि स्थिति देखनी है हमें क्वेश्चन की भी किस आधार पर ये पूछा गया है भी, ठीक है। अगर हम जैसे जिक्र करें भी एनडीए, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी होता है और नेशनल डिफेंस एकेडमी भी होती है भी, क्या होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पूना का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। एनडीए का पेपर दे रहे हैं हम भी, किसका पेपर दे रहे हैं, एनडीए का। कुछ के मन में तो ये ध्यान हो रही होगी भी एनडीए मतलब है बीजेपी पार्टी से संबंधित जो घटक दल है उसका पेपर दे रहे हो, नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16वीं शताब्दी के आरंभ में किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी भी, यानी एक किस मुगल शासक का जैसे जिक्र किया भी, किस मुगल शासक ने प्रथम बार ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे जिक्र करते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी, तो ये जहांगीर था भी। कौन था आपका, जहांगीर से अनुमति लेके आपको ध्यान होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में कारखाना लगाया था भी, कहां पर है, सूरत में, ठीक है भी। परंतु आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। फिर जहांगीर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई, तू मैं हो गई थी, किसी बात को लेके नाराज हो गए थे। तो अस्थायी फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लगाई थी ना, अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में भी, कहां पर है, मसूलीपट्टनम, ठीक है भाई। मसूलीपट्टनम मैंने बार बार आपको बताया किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में है। सूरत किस राज्य में आपका, जीजे गुजरात राज्य में है। तो जहांगीर से अनुमति लेकर सबसे पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई थी सूरत में, परंतु स्थापित नहीं की थी। किसी बात पर उनकी तो मैं हो गई थी जहांगीर और ईस्ट इंडिया, तो इन्होंने अपनी अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी, वो कहां पर, मसूलीपट्टनम में। और फिर स्थायी फैक्ट्री जो स्थापित की थी कहां पर, इन्होंने सूरत के अंदर, कहां पर है, सूरत। तो ये क्वेश्चन है ऐसा बार बार ये रिपीट भी होता है भी, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई, सूरत के अंदर। कहां लगाई थी, सूरत, ठीक है भी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है भी,
कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, मैंने बताया भी था इसके बारे में, एक बार जानकारी दी थी आपको, पीडीएफ अगर आप देखोगे तो उसमें मिलेगी इसकी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का जैसे जिक्र किया है, भी इंपॉर्टेंट है, खासकर आर्मी वाले बच्चे इस पे ध्यान दे ज्यादा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी, ठीक है भी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो आपका है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है भी। कहां पर है? नई दिल्ली। ऑप्शन दे रखे हैं, नई दिल्ली है, बंबई का जैसे ऑप्शन दिया है, कोलकाता का जैसे ऑप्शन दिया है आपका, कोलकाता जो है, ठीक है भी, और जयपुर का जैसे जिक्र किया है भी, जयपुर। तो आपको क्लियर होना चाहिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो आपका है वो नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? नई दिल्ली में। और 2019 के अंदर क्या किया गया था? इनका उद्घाटन किया गया था। यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर है? इंडिया गेट के पास है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इंडिया गेट के पास भी, इंडिया गेट के पास है, ठीक है, इंडिया गेट के पास है। 44 एकड़ में भी, कितने एकड़ में फैला हुआ ये? 44 एकड़ में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है, युद्ध स्मारक स्थापित किया, और 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया है। 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया। किसने किया इसका उद्घाटन? तो आपको क्लियर होना चाहिए, वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सशस्त्र बल जो हमारे होते हैं ना, सशस्त्र बलों को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये हमारे सशस्त्र बलों को समर्पित है। और आपको ध्यान होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा सशस्त्र बल जो है, अर्धसैनिक बल का जब हम जिक्र करते हैं तो वो कौन सा? आपका सीआरपीएफ है भी। क्या है? सीआरपीएफ है। बहुत बार मैंने आपको इनके बारे में जानकारी दी है। भारत की ऐसी कौन सी फोर्स है जिसने 2 विश्व युद्ध लड़े हैं? मैंने बहुत बार बताया, असम राइफल है भी। 1835 में असम राइफल की स्थापना हुई थी, 1914 से 18 और 1939 से 45 विश्व के यानी दोनों विश्व युद्ध लड़े हैं इसने भी। उसके बाद में 1939 का जैसे जिक्र करते तो सीआरपीएफ है भी। यानी सशस्त्र बलों को समर्पित हमारा क्या है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। कहां पर स्थित? आपका नई दिल्ली में। कितने एकड़ में फैला हुआ? 44 एकड़ में। कब इसका उद्घाटन हुआ? तो 25 फरवरी 2019 को भी। 25 फरवरी 2019 को इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी। अगर जैसे जिक्र करें भी बंबई में क्या है तो गेटवे ऑफ इंडिया है, कोलकाता में जिक्र करें तो आप पढ़ सकते हो, मैंने बहुत बार बताया विक्टोरिया महल है, और जयपुर में क्या पढ़ोगे आप? हवा महल का जैसे जिक्र करोगे भी, हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी पर्वतमाला सिंधु गंगा मैदान को दक्षिण के पठार से अलग करती है? कहने का ध्येय यही है, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है, निम्न में से कौन सी पर्वतमाला सिंधु गंगा और गंगा मैदान को दक्षिणी के पठार से अलग करती है? भारत, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, भारत है ये। अब ये क्या है? दक्कन का पठार है, दक्षिण का पठार है भी। क्या है? दक्षिण का पठार है, आपको क्लियर होना चाहिए। और ये क्या है? गंगा सिंधु का जो मैदान है भी, गंगा सिंधु का क्या है? आपका मैदान है भी, गंगा सिंधु का मैदान। इसको अलग अलग क्यों, कौन सा करता है? तो एक ये पर्वत है आपका, और इस पर्वत का नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। किस राज्य में सर्वाधिक इसका जो विस्तार है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। फिर आप उत्तर प्रदेश का जैसे जिक्र करते हो, गुजरात में भी इसका कुछ विस्तार है। तो ऑप्शन दे रखे थे, विंध्याचल पर्वत है, हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत आएगा जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, ठीक है भी। हिमालय का ऑप्शन दे रखा है, हिमालय विश्व का नवीन वलित पर्वत है। और अरावली का ऑप्शन दे रखा है, तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है भी। तो इस ऐसा क्वेश्चन था आपका, इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे सौर मंडल में निम्न में से कौन सा ग्रह मंगल और शनि के बीच में है? यानी ग्रहों का जैसे जिक्र किया है, आर्मी में तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है? मंगल। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे जिक्र करते हैं, बुध है आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण भी। क्या है? अरुण और वरुण। अब पूछा क्या है? 8 ग्रह है, जैसे 2, 2, 4,
2 6 और 2 8 ग्रह। पहले कितने ग्रह होते थे आपके? 9 ग्रह होते थे, परंतु वर्तमान समय में कितने आपके? वर्तमान समय में 8 ग्रह है, क्योंकि यम जो ग्रह होता था उसका ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। ठीक है भी, मैंने कई बार आपको बताया इसके बारे में। 24 अगस्त 2006 चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में उसका ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। अब ग्रह जो आपके कितने हैं? 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं आपके? 8 ग्रह। तो पूछा क्या है? मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है? मंगल, तो बृहस्पति है भी। यह श्रृंखला तो आपको हमेशा याद रखनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है मैंने जिसे देखा था इस पेपर को, दूसरे पेपर में इससे अलग संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ भी। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए, ग्रहों की जो स्थिति आपको पता होना चाहिए भी। मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है? आपका बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है भी। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बड़ा ग्रह है। और इसी का एक उपग्रह है गैनीमेड भी। क्या है? गैनीमेड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है भी। सबसे बड़ा ग्रह भी यही है और सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी का है, गैनीमेड में। ठीक है, यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इसको अलग नाम से, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है भी। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह का जैसे मैंने जिक्र किया था, यह चीज आप क्लियर करो। और अब जिसे ऑप्शन कई दे रखे थे इसने, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और बुध। बुध क्या है? सबसे छोटा है भी। यानी बुध और शुक्र, एक चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, इनका कोई उपग्रह नहीं है भी। क्या नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है। बुध क्या है? आपको क्लियर हो, छोटा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में जो चक्कर लगाता है वो कौन सा? आपका बुध है, 88 दिन में। सबसे छोटा ग्रह भी आपको क्लियर होना चाहिए। और बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का जैसे मैंने बार बार आपको बताया, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, कई नामों से उसको जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र ग्रह है आपका भी, सबसे गर्म है ग्रह भी है। ठीक है भी, खासकर वहां पर सर्वाधिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए भी वो गर्म ग्रह भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। शुक्र का जैसे जिक्र करते, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन है भी, जीवन है। ठीक है, जीवन संभव है कौन सा? पृथ्वी है, जिसको नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जलीय ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और इसका एक उपग्रह है वो कौन सा? आपका चंद्रमा है भी। क्या है? आपका चंद्रमा। मंगल को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? वलय है, जिसके चारों ओर क्या है? वलय है। तो इस तरीके के आपसे मतलब एक क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए उससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये बहुत बार मैंने सैकड़ों बार इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया है, यदा करता रिपीट तो करता ही रहता हूं मैं इन चीजों को। आरबीआई का जैसे जिक्र किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई के गवर्नर पूछा है भी, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास भी। ठीक है, शक्तिकांत दास है। इनसे पहले कौन था? उर्जित पटेल था भी। कौन था? उर्जित पटेल था। ये चीज भी आपको कल। तो शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। और आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था इसका? राष्ट्रीयकरण का जैसे जिक्र करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आरबीआई का 1949 में, याद करना 1949 में क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था भी। ठीक है भी, तो ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा भी भविष्य में, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। यानी केंद्र के स्वास्थ्य सर्वेक्षण में निम्न में से किस शहर को चौथी बार प्रथम स्थान भारत के सर्वोत्तम शहर घोषित किया गया है भी? ठीक है भी, तो ये कौन सा है? आपका इंदौर है। कौन सा है? आपका इंदौर। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सर्वेक्षण में निम्न में से किस शहर को लगातार चौथे वर्ष के लिए भारत का सर्वोत्तम शहर घोषित किया गया है? तो सर्वोत्तम शहर जो आपका है, सर्वोत्तम शहर, तो सर्वोत्तम शहर है आपका इंदौर। क्या है? आपका इंदौर। और ये जो रुतबा इसने हासिल किया है 2017 में भी, 2018 में भी
और 2019 में भी और 2020 में भी। 2020 के जो आंकड़े आए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण, भारत के केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में चौथी बार जो इंदौर ने किया है प्रथम स्थान हासिल किया है। अभी कौन सा हासिल किया? प्रथम स्थान। अगर प्रथम तो इंदौर ने किया, अगर आपसे दूसरा पूछे तो दूसरा कौन सा है आपका? जैसे जिक्र करते हैं, दूसरा आपका रहेगा सूरत भी। क्या रहेगा आपका? सूरत। दूसरा कौन सा? यानी प्रथम स्थान इसने हासिल किया है, दूसरा स्थान जो हासिल किया है वो किसने किया है? सूरत। सूरत किस राज्य में है? तो आपको क्लियर होना चाहिए, गुजरात में है। सूरत कौन सा है? गुजरात। अगर आपसे तीसरा पूछे तो नई मुंबई भी, ठीक है भी, इसने तीसरा स्थान हासिल किया है। इंदौर की, जैसे इंदौर किस राज्य में है आपका? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बंबई भी कहा जाता है इंदौर को भी। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की बंबई भी इंदौर को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है भी। क्या है? भोपाल। और भोपाल ने स्वच्छ सर्वेक्षण में जो स्थान हासिल किया है तो भोपाल ने 7वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? 7वां स्थान हासिल किया है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा से संबंधित, खासकर हरियाणा करंट से संबंधित। हमने इस क्वेश्चन को करवाया भी था हरियाणा की करंट अफेयर्स के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्योंकि करंट अफेयर जितनी भी हरियाणा से संबंधित आई है उन करंट अफेयरों के बारे में आपको जो जानकारी हमने दी थी जीकेवाई जीनियस सुभाष सर चैनल के ऊपर जितनी जानकारी दी हुई थी उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जीकेवाई जीनियस सुभाष सर है हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी हमारी पीडीएफ बनाई जाती है वो सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध है। इसलिए बच्चों से रिक्वेस्ट है भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, ठीक है भी। तो डिजिटल माध्यम द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार में कौन सा नया विभाग है प्रारंभ किया है? भी ये क्वेश्चन था, करवाया भी था हमने। तो नागरिक संसाधन सूचना विभाग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्या किया गया है? नए विभाग का सृजन किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, इसकी घोषणा की गई थी। तो नया एक क्या है विभाग सृजन किया गया है, नागरिक संसाधन सूचना विभाग भी, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया? बार बार आपको बताया था भी 34वां सूरजकुंड जो शिल्प मेला है, सबसे पहले तो आपको क्लियर हो अंतरराष्ट्रीय जो हस्तशिल्प मेला जो लगता है भारत में, जैसे जिक्र करते हैं तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में भी, फरीदाबाद के सूरजकुंड में कब लगता है? हर साल है फरवरी महीने को भी, हर साल फरवरी महीने में 1 से 15 फरवरी को लगता है। 34वें का जैसे जिक्र किया भी 34वें सूरजकुंड मेले का भी, 34वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया था? मेले का उद्घाटन तो आपको ध्यान होना चाहिए डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने भी, रामनाथ है कोविंद, रामनाथ कोविंद भारत के क्या है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने 34वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया है। 35 कब हुआ था? 2020 का जैसे जिक्र करते हैं 2020 में हुआ था। 2021 में जो होना है आपका 35वां जो होना था वो क्या कर दिया? स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के कारण 35वां जो आपका सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला होना था 2021 में, उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया, ठीक है। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पूछा जा सकता है 34वें जो सूरजकुंड मेले का जो थीम स्टेट कौन सा था? थीम स्टेट भी पूछा जा सकता है, थीम कंट्री भी, थीम है देश भी क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो थीम स्टेट कौन सा है आपका? एचपी हिमाचल प्रदेश। और थीम देश का जैसे जिक्र करते हैं तो उज्बेकिस्तान भी क्या है आपका? उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। ये वही ताशकंद है जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको क्लियर करो। हरियाणा में किस स्थान पर है 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ? इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी, ठीक है भाई। यानी हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ है? तो ये भट्टू बुआन है भी, क्या है? भट्टू बुआन, ठीक है भी। तो भट्टू बुआन गांव के अंदर ये मिला है भी, 5000 वर्ष पुराना है भी। भट्टू बुआन है ये फतेहाबाद जिले में भी, कहां पर है? फतेहाबाद जिले के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए। और फतेहाबाद जिले में भुन्ना के पास, अभी भुन्ना के पास है ये गांव भट्टू बुआन, वहां पर मिला है अभी खुदाई के दौरान, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है
ये भी कई मैंने करवाया था करंट में आपको, आदित्य राज से संबंधित है। आदित्य राज विश्व मैराथन चैलेंज पूर्ण करने वाले प्रथम भारतीय बने थे भी। आदित्य राज का जैसे जिक्र किया है, आदित्य राज, तो आदित्य राज पूछा है भी किस जिले से संबंध रखते हैं, अंबाला है, रेवाड़ी है, गुरुग्राम है या पंचकुला से। तो आदित्य राज जो है आपका, आदित्य राज, आदित्य राज जो है ये आपका गुरुग्राम से संबंध रखते हैं भी। कहां से रखते हैं? गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। यानी आदित्य राज विश्व मैराथन चैलेंज पूर्ण करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम से। ठीक है भाई। अब इन्होंने विश्व मैराथन चैलेंज को क्या किया है? पूर्ण किया है। 7 महाद्वीपों की दौड़, यानी 7 महाद्वीपों की मैराथन को इन्होंने पूरा किया है। यानी ध्यान हो, 7 दिन, 7 महाद्वीप, 7 दिन 7 महाद्वीप है। और ठीक है भी, महाद्वीपों की क्या किया इसने दौड़ में? 7 दिन, और 7 दिन में 7 महाद्वीपों की दौड़ को क्या किया इन्होंने? पूरा किया है। यानी जो आपकी मैराथन चेंज है, विश्व मैराथन चैलेंज का जैसे जिक्र करते हैं ना, विश्व मैराथन चैलेंज, ये क्या होती है? 168 घंटे में पूरी करनी होती है भी। 168 घंटे में क्या करनी होती है? पूरी। परंतु आदित्य राज ने इसको 164 घंटे में ही क्या कर दिया था? पूरी कर दिया था। ठीक है। यानी विश्व मैराथन चैलेंज को 168 घंटे में क्या करना होता है? पूरा करना होता है। परंतु आदित्य राज ने इसको 164 घंटे में ही पूरा कर दिया। शुरुआत कहां से की थी आदित्य राज का? अगर आपसे पूछा भी जा सकता है, दक्षिणी अफ्रीका का जैसे जिक्र करते हैं ना, दक्षिणी अफ्रीका के शहर है केप टाउन से, भी शहर है केप टाउन से, इसने केप टाउन का जैसे जिक्र, केप टाउन से इन्होंने शुरुआत की थी। और अमेरिका के मियामी में इसने इसको समापन किया था, अमेरिका के मियामी भी। ठीक है भी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट बार आपसे। यानी कहां से शुरुआत की थी इसने? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर पर। और समाप्ति कहां पर की थी? तो समाप्ति की थी इन्होंने अमेरिका के मियामी शहर। ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार, सैकड़ों बार, खास करके मैंने आपको बार बार बताता भी हूं, पानीपत के तीनों युद्ध तो आप दिमाग के अंदर ऐसे बिठा लो, ऐसे बिठा, वहां से तो क्वेश्चन पुट होना ही होना है आपका भी। तो यही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था भी? प्रथम युद्ध हुआ था भी। यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। और बाबर ने भारत में किस साम्राज्य की स्थापना की थी? मुगल साम्राज्य की भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी भी? ये दोबारा रिपीट, यानी फार्मासिस्ट में भी ये क्वेश्चन था और यहां पर भी 1970 में भी। यानी हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 1970 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं? यमुना है भी। कौन सी नदी आपकी? यमुना। बार बार मैंने बताया है, यमुना नदी ताजेवाला में हरियाणा में प्रवेश करती है, 320 किलोमीटर का सफर तय करती है हरियाणा में, और अंत में कहां पर जाती है? आपको ध्यान होना चाहिए, हसनपुर पलवल से क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है भी आपकी यमुना नदी भी। ठीक है भी। ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान निम्न में से किस जिले में है? राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के बारे में भी मैंने आपको बार बार जानकारी दी है। ये झज्जर जिले में है भी, झज्जर जिले के बाडसा में भी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहां पर है? ये बाडसा झज्जर में है। और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली का जैसे जिक्र करते हैं, उसी के अधीन ये झज्जर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, हरियाणा में निम्न में से किस क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य, मंजीरा लोक नृत्य, तो मंजीरा लोक नृत्य मैंने बार बार आपको बताया है, ये मेवात से संबंधित है। कहां से संबंधित? आपका मेवात से संबंधित है। और एक क्वेश्चन आपका दिया, भीमा देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में और किस स्थान पे है? अब इसने भीमा देवी मंदिर है ना, जिला नहीं जिक्र किया भी, भीमा देवी मंदिर का जैसे जिक्र किया है। भीमा देवी मंदिर जो आपका है ना, अब पंचकुला दे दे तो आपको पंचकुला लिखना है भी। ठीक है भी, इंपोर्टेंट है। जिला पूछे तो पंचकुला, परंतु पंचकुला के पिंजौर में स्थित है। कहां पर स्थित है ये भीमा देवी मंदिर? भीमा देवी मंदिर है पंचकुला के पिंजौर में, जिसको उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है भी, उत्तर भारत का
खजरऊ भी कहा जाता है। ये चीज आपको क्लियर। तो आज का पेपर जो था बड़ा महत्वपूर्ण पेपर था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए थे में, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है भी, अगर ना ही पढ़े मेरी तरह तो क्या आसान होगी। ठीक है भी। तो इन पेपरों का क्या है, आप एनालिसिस किया करो। आप सारी के सारी क्लास जितने भी फर्स्ट में करवाता हूं, सारी क्लास को आप सुन के बढ़िया तरीके से उनके नोट्स भी बनाने की कोशिश किया करो भी। ठीक है भी, नोट्स भी बनाने। इसके अलावा जितनी भी हरियाणा की करंट अफेयर की जो क्लासें हैं और भी जितनी भी पीडीएफ हमने तैयार कर रखी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है GKY जीनियस सुभाष सर, उसको आप ज्वाइन करो ज्यादा से ज्यादा बच्चे, क्योंकि आपको पीडीएफ मिलने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी वहां से। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। बंद कौन करो।